Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी और इसमें से क्वेश्चन आना अगेन आई वुड से ऑलमोस्ट निश्चित है क्योंकि ये चैप्टर एक तो बहुत वास्ट है और न्यूमेरिकल्स नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट किसी एक तरह का क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है, तो आप इसे ध्यान से देखना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग फास्ट ट्रैक टू 50 फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वीडियो, ये जो सीरीज है वी एम टू अचीव एटलीस्ट 50 मार्क्स विद द हेल्प ऑफ इट। तो 25 वीडियोस आएंगी आईई एंड आईएफएस की, जिसमें से आज जो है ये दिस इज द 11th वीडियो एंड वी विल ट्राई टू कवर टॉपिक्स वर्थ 50 मार्क्स। ठीक है, तो 50 मार्क्स तक के टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे एंड वील एम कि आप एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने एग्जाम में। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है आपके लिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेपरेशन। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डू चेक इट आउट। सो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, हु डिसाइड्स मॉनेटरी पॉलिसी? देखो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, आरबीआई डिसाइड करता है कि कैसे मनी सप्लाई को हैंडल करना है ना। हमने मनी सप्लाई के टॉपिक में पढ़ा था कि आरबीआई कितना बड़ा करता धरता है मनी सप्लाई का, और वो क्यों करता है ऐसा, सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। तो इस चीज के लिए एक कमिटी बिठाई जाती है नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दैट इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन से किस चीज के तहत? सेक्शन 45 ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ओवरसी करती है, इसके ऑपरेशंस को ओवरसी करती है। टू विच मतलब, और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो फिक्स किए जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमी में मेंटेन रखी जा सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसे की सप्लाई है इकोनॉमी में और चीज़ें फालतू में महंगे होते जा रही हो, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है ना। तो अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, मनी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, बट वो कौन सा अप्रोप्रिएट ब्रैकेट है जिसमें रखना है, ये डिसाइड करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। गोल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, एक तो प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है? पैसे के फ्लो को कंट्रोल करके। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? पैसे के फ्लो को इंड्यूस करके इकोनॉमी में, और वो अपने अलग अलग टूल्स की मदद से आरबीआई करता है। जो टारगेट है आरबीआई का 2000 से 21 से 26 तक का, दैट इज 4% ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन जो है होनी चाहिए, यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेट 4%। इससे 2% ऊपर हुआ या नीचे हुआ, दैट इज 2% से 6% तक, तो और हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज इन द रेंज दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ±2%। ठीक है, 4% ±2%, तो ये 2 से 6 का ब्रैकेट आपको मिल गया। लेकिन अगर इसके बाहर बात जाती है देन आरबीआई विल बी अकाउंटेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस कमिटी में अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो 6 मेंबर्स होते हैं इन टोटल, जो कि 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं अनटिल फर्दर नोटिस, वो एक्सटेंड भी हो सकता है। इसमें आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, 1 आरबीआई ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड एंड 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो है वो बैठते हैं। जो मीटिंग है वो 4 बार होती है एटलीस्ट साल में, एंड जो कोरम है दैट इज 4 मेंबर्स, यानी कि मीटिंग होल्ड करने के लिए एटलीस्ट 4 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। हर मेंबर के पास एक वोटिंग राइट है, और अगर टाई हो जाए तो उस केस में आरबीआई गवर्नर का वोट जो है वो डिसाइडिंग वोट बनेगा। इसके अलावा 14th डे पर जब भी ये मीटिंग होल्ड होती है, इससे 14th डे पर इस मीटिंग से रिलेटेड मिनट्स पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कि क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, वोटिंग रिकॉर्ड्स क्या थे, स्टेटमेंट बाय द मेंबर्स, ये सब कुछ पब्लिश किया जाता है। हर 6 महीने में आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये बताते हुए कि इन्फ्लेशन के सोर्सेस क्या क्या है इकोनॉमी में हमारी, और अगले 6 से 18 महीने तक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ, ये जो 2 से 6% की रेंज है जो मैंने आपको दी, 4% तो देखो है ही है, ±2% है ना। तो अगर इन्फ्लेशन इससे ज्यादा या कम हो जाए इस रेंज से 3 क्वार्टर्स तक के लिए, तो अकाउंटेबिलिटी बनती है आरबीआई की। 1 महीना 2 महीना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स तक चीज ज्यादा या कम हो गई रेंज से, इन्फ्लेशन जो है, तो उस केस में अ रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड बाय आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम फेल किए, क्या स्टेप्स अब हम लेंगे इसे अमेंड करने के लिए, और कितना टाइम लगेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें, सभी फैक्ट्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं।
Now, when it comes to the monetary policy, the tools that monetary policy uses या the tools that RBI uses, इसमें दो तरीके के tools होते हैं, quantitative and qualitative. ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक टूल की बात करेंगे. ये टेबल है सो दैट ऐसे बाइफर्केशन है. ठीक है, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो कि न्यूमेरिकल इन नेचर होते हैं, बड़े डायरेक्ट होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं. इसमें अगर रेट मैंने बढ़ाया या घटाया तो मैं डायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती हूँ. ये थोड़े से इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं. इसके साथ ही ये टूल्स हम कैसे यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हमें अपनी पॉलिसी एक्सपेंशनरी चाहिए या कॉन्ट्रैक्शनरी. और ये जो एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी है इनको और हम वर्ड से भी जानते हैं, जैसे कि डविश. ये डव है ना, अपने पंख खोल रहा है, तो डविश पॉलिसीज आर द एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. यानी कि अपने टूल्स का इस्तेमाल कर कर, है ना, जो रेट्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर कर हम इवेंचुअली जो मनी फ्लो है उसको बढ़ा रहे हैं इकोनॉमी में, मनी फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं इकोनॉमी में. दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी या डविश पॉलिसी. यही चीज अगर हम सक आउट कर रहे हैं, वी आर सकिंग आउट द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी, पैसा बहुत ज्यादा अवेलेबल है बट हम चाहते हैं कि भाई इतना ना हो, थोड़ा कम अवेलेबल हो, उस केस में वी विल यूज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज ऑल्सो नोन एज हॉकिश पॉलिसीज. तो ये आपने टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है. सो द फर्स्ट टूल, नाउ वील बी रीडिंग द टूल्स वन बाय वन. ठीक है, तो रिजर्व रेशोज हैं, अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट रेट्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, एमएसएस है. तो कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, देखो मैं आपको हर एक का ना डेफिनेशन इस क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, मीनिंग में डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी, लेकिन जो बिल्कुल स्पेसिफिक एक एक लाइन है वो आपको पीडीएफ अवेलेबल है. आई वॉन्ट यू टू रीड इट एंड रिवाइज इट फॉर मी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इसे पढ़ोगे ना आपको तब ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो सारे के सारे आप देखो ये अलग अलग तरीके के रेशोज एंड टूल्स हैं. ठीक है, जो आरबीआई कंट्रोल करता है. अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनको कम करके, है ना, या तो इनको कम करके अपना फ्लो ज़्यादा बढ़ा दो इकोनॉमी में, कैसे वो हम बात करेंगे एग्जाम्पल के उस हेल्प से, या फिर उसको बढ़ाकर जो मनी सप्लाई है उसको कम कर दिया जाए. तो जब दो ही तरीके की आउटकम्स हो सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर ही हैं, इनमें कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है. फीचर्स हैं, एक दो छोटे छोटे फीचर्स हैं, कोई ओवरनाइट फैसिलिटी है, कोई थोड़े लंबे समय के लिए लोन फैसिलिटी है फॉर द बैंक्स. ठीक है, जो आरबीआई से लोन ले सकते हैं एंड ऑल दैट. तो बड़े माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं. तो मैं आपको हर एक का मीनिंग डेफिनेशन और फीचर्स समझा दूंगी, बट आई वॉन्ट यू टू रिवाइज इट फॉर मी मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है. सो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, देखो हर एक बैंक को, मान लो आप एसबीआई में काम करते हो, एसबीआई को अपने पास जितनी भी कैश अवेलेबल है, जितने भी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं, उसका एक परसेंटेज कैश में ट्रक में रखकर आरबीआई को भिजवा देना होता है. ठीक है, आरबीआई तक पहुंचाना होता है. दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो. सो ऑफ कोर्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश. आरबीआई के पास ये रहता है. 1950 में ये इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट. एक्सेस मनी, ताकि इकोनॉमी में एक्सेस मनी ना रहे, उस चीज के लिए बना है. अब इसे ध्यान से समझना. आपके पास, आप बैंक हो, ठीक है, यू आर एसबीआई, आपके पास 100 रुपए हैं, मैं आरबीआई हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो 100 रुपए आपके पास पड़े हैं ना, आप कहीं इनको लोन में ना दे दो, फालतू में इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन और ज़्यादा आगे जाएगी. मैं नहीं चाहती कि आप 100 रुपए बढ़ा अपने जो है इकोनॉमी में इंड्यूस करो लोन्स की मदद से. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं आपको बोल सकती हूँ कि भाई ये जो सीआरआर ट्रक में भर के पैसा भेजते हो ना, अभी तक तो 10% भेज रहे थे, लेकिन अब एक काम करो, अब इसको आप ज़्यादा कर दो, है ना. नाउ आई वांट टू इंक्रीज इट. क्यों इंक्रीज, अब मैंने बोला 20%. पहले जहां पर आप 90 रुपए का लोन दे रहे थे इकोनॉमी में, क्योंकि 10 रुपए आप मेरे पास भेज रहे थे, अब आप सिर्फ 80 रुपए का लोन इकोनॉमी में दे पाओगे. तो मैंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया ना कि जितना पैसा आपके पास है उसमें से कितना आप इकोनॉमी में इंड्यूस कर पा रहे हो. सो दैट इज हाउ कैश रिजर्व रेशोज, एसएलआर एंड मेनी अदर टूल्स हेल्प टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. यही चीज़ अगर मुझे बढ़ानी हो तो मैं क्या करूंगी, 10 से 5% कर दूंगी. तो जब मैं अपने रेट सीआरआर वगैरह कम करूंगी, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा, जब मैं इसको बढ़ा दूंगी तो फ्लो कम होगा. तो इस रिलेशन को आपने हर एक एग्जाम्पल में पुट करना है एंड याद रखना है. सो दिस इज डन टू ड्रेन आउट द एक्सेस मनी. ठीक है, सीआरआर इसलिए लगाया जाता है, इट इज़ मैंडेटरी अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट, एंड यहाँ पर कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के काम आता है.
अगर आप इसको डिक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा, उससे ग्रोथ बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर, आपने अपने बैंक में, आप एसबीआई हो, एसबीआई ने एक तिजोरी रखी और उस तिजोरी में कैश डाला, ठीक है, अप टू 40% ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, कितना भी परसेंटेज हो सकता है, गोल्ड डाला, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डाली, यानी कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, वॉट एवर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये सब चीजें एक तिजोरी में डालकर उस पर आरबीआई का नाम और स्टैंप लगा दी। अब ये तिजोरी आरबीआई के नाम हो गई है आप ही के बैंक में पड़ी हुई, लेकिन आरबीआई के नाम है, और उसमें 3 तरीके की सिक्योरिटीज रखी हैं, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये मैंडेटरी है बैंक्स को अपने पास रखना, और खुद के पास ही रखना है ना, आरबीआई के नाम से। दे कैन नॉट यूज इट दो, बट दे हैव टू ओपन एंड कीप इट। सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक्स को इंक्रीज करने के लिए है कि अगर कोई कल को मुसीबत आ जाए तो दे कैन यूज दिस मनी, यूज दीज रिसोर्सेज, बैंक्स कैन यूज दिस रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स विद द आरबीआई's परमिशन। सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इस चीज़ को इसके रिलेटेड प्रोविजंस देता है, और इसमें जो इंटरेस्ट है वो अर्न किया जा सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर, क्योंकि तिजोरी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी है ना, बॉन्ड्स रखे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बैंक्स अर्न कर सकते हैं। ये अगेन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के काम आती है। अगर इसको इंक्रीज कर दोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, डिक्रीज कर दोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। देन यू हैव लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये वो फैसिलिटी है जिसके तहत आरबीआई से पैसे की नीड्स, पैसे की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। सो मीनिंग, 3 तरीके की फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्कीम्स आ जाती हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द एडिशनल बोरोइंग। अगर मेरे को, मैं आरबीआई हूँ, चलो आपको, अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, अब इस केस में ना एग्जाम्पल याद रखना, आप बैंक हो और मैं आरबीआई हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूँ। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है ना, पहले तो आप रेपो एग्रीमेंट में आओगे पैसा मांगने मुझसे, बिकॉज आप मांग सकते हो, आपके पास ये सुविधा है कि आपको रेपो रेट जो है उस पर मुझसे लोन मिल सकता है वेन एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो जनरली ये ओवरनाइट लोन्स होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपर्चेज्ड कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग। वाई रीपर्चेज? बिकॉज आप ऐसे ही नहीं आते, आप क्या करते हो, आपके पास लेट्स से कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आप आए और आपने मुझे दे दी कि मैम ये लो, आप आरबीआई हो, ये रखो सिक्योरिटी, इसके बदले मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे ज़रूरत है। मैंने आपको ये पैसे दे दिए, लेकिन क्या ये सिक्योरिटीज अब मेरी होगी? नहीं, आपने मुझे प्रॉमिस किया कि मैम मैं वापस आऊंगा, ठीक है, और उस टाइम पे मैं आपको 100 रुपए देके अपनी जो सिक्योरिटीज हैं आई विल रीपर्चेज इट फ्रॉम यू, सो दैट इज कॉल्ड रीपर्चेज ऑफ कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग। दैट इज वन थिंग। दिस इज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग लिक्विडिटी। बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स जो है इसके मेन यूजर्स होते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, ठीक है, तो बैंक्स तो पता ही आपको, प्राइमरी डीलर्स आर द वन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं इन द प्राइमरी मार्केट। यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट इन मॉड्यूल डी, ठीक है, बट ये आप जान लो कि सिक्योरिटीज में जो डील करते हैं बिल्कुल प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट हैंड, और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच देते हैं सिक्योरिटीज को, तो वो लोग होते हैं प्राइमरी डीलर्स। सो दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग ओवरनाइट। ये सेंटर ऑफ एलएएफ है। एलएएफ की जो अगर परसेंटेज की बात करूं, ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये अगर 5.5% पे मिल रहा है, ये 5% पे मिलेगा, और ये 4.5% पे, ठीक है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ एलएएफ, दिस इज द फ्लोर ऑफ एलएएफ, एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ एलएएफ। इसके अलावा अगर आपको सेकेंडरी उसमें जाना है ना, अगर आपको एकदम से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस केस में आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो कोलेटरल में, लेकिन आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तिजोरी में रखते हैं ना 3 चीज़ें, कैश, गोल्ड एंड एसएलआर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यूज़ करके एज कोलेटरल आप यहाँ पर एडिशनल फंड्स मांग सकते हो, लेकिन महंगे मिलेंगे, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व के साथ, मतलब ये एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं कि आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है और कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो रहा, एमएसएफ उठा लो, ठीक है, ये बट लास्ट रिजॉर्ट होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ एलएएफ। क्या यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। देन यू हैव स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नाउ दिस इज द ऑपोजिट। यहाँ पर मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कि एक काम करो, ये जो आपके पास 100 रुपए पड़े हैं ना, इनको अपनी पॉकेट में मत रखो, क्योंकि कल को लोन लेने लोग आएंगे तो आप फटाफट से दे दोगे, है ना, बट आई डोंट वांट दैट। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप एक काम करो, इसे मेरे पास रखो, इस 100 रुपए को मेरे पास पार्क कर दो,
तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेस लिक्विडिटी को अपने पास सेव करा लिया। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और उसके बदले में एक छोटा सा इंटरेस्ट आपको पे करूंगी। सो RBI absorbs excess liquidity, sucking out liquidity. Bank park access money at RBI for small interest, and this is also short term. ठीक है, ओवरनाइट बोरोइंग का काम करती है ये भी। फ्लोर ऑफ LAF, सबसे लोएस्ट लिमिट पर LAF के मिलता है, और यहाँ पर कोलेट्रल जो है ऑफ कोर्स वो नहीं देना होता। बट एक चीज़ है, आपने जो तिजोरी मेंटेन कर रहे हो ना आप RBI के नाम की, SLR की, उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या जो गोल्ड है या कैश है, मान लो आपको 10% रखना है, 10% इज़ द रेट फॉर LSR, लेकिन आपने ऑलरेडी RBI के पास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में 4% जो है सेविंग्स कर रखी हैं, अपना पैसा पार्क कर रखा है, तो उस केस में आपको यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। अब SLR आपको सिर्फ 6% मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ट्राई पार्टी रेपोज भी होते हैं जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दो जो एक बोरोवर है, एक लेंडर है, और बीच में एक एजेंट है जो कि सारे के सारे अग्रीमेंट बनाता है, क्या चीज़ कोलेटरल में देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, वो सब डिसाइड करता है। देन वी हैव टर्म रेपोज जो कि 7, 14 या 28 दिन तक के हो सकते हैं। देन वी हैव लॉन्ग टर्म रेपोज एज वेल, 1 से 3 साल तक के। उसमें स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस आ जाते हैं जो कि अप टू 3 इयर्स चल सकते हैं। टारगेटेड भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको आप याद रखो। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं बैंक रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स। बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट एट विच RBI ग्रांट्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो RBI लोन्स देता है कमर्शियल बैंक्स को अप टू 28 डेज। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना MSF जैसी, बट लॉन्ग टर्म है। एंड इसका रेट जो है दिस इज मोर देन रेपो, और ऑलमोस्ट लगभग MSF जितना ही रहता है। ठीक है, कोलेटरल यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ता। रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूं तो ये रेपो का ही बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर अगर एक्सेस मनी बैंक्स के पास है तो उसे एब्जॉर्ब करना है, तो RBI बोरोज फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, तो आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं एज RBI आई विल बोरो मनी फ्रॉम यू, दिस इज रिवर्स रेपो। ठीक है, तो ये मैं क्यों करूंगी, लेकिन क्यों बोरोइंग करूंगी, ताकि एक्सेस लिक्विडिटी में हटा सकूं। हर बार रीजन सेम ही होता है ना। तो जो टेक्निकलिटीज हैं, बैकग्राउंड टेक्निकलिटीज, वो सेम है, हर एक में सेम है। इसका ऑलमोस्ट लगभग सेम जो सिचुएशन है वो SLR जैसी है ना। पार्किंग एक्सेस फंड्स, वहां पर बस आप खुद से पार्क कर रहे थे, यहाँ पे वो बोरो कर रहे हैं, बट एक ही बात है, कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही है। अगेन शॉर्ट टर्म है, लेस देन रेपो होता है इसका रेट, एंड ओवरनाइट फैसिलिटी है ये। देन यू हैव वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ये अगेन सेम है रिवर्स रेपो रेट की तरह, बस यहाँ पर जो रेट है वो फिक्स्ड नहीं होता बैंक से, वो ऑक्शंस के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो है एक तरीके का जिसमें कि RBI पैसा मांग रहा है बैंक से, लेकिन जो रेट है इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्शंस, दैट इज द ओनली थिंग। तो इसको VRRR ऑक्शंस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो RBI 2021 के बाद से काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है इस टेक्निक का टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। और इसमें क्या होता है, इसमें बिड्स देते हैं, अपनी बैंक्स अपनी बिड्स देते हैं, RBI को जो सबसे अच्छी लगे वो ले लेता है, उसको उससे लोन ले लेता है ना। तो जो मनी है मतलब उनसे बोरो, उन बैंक से बोरो कर लेता है जिसकी बिडिंग सबसे बेस्ट लगे। सो इस केस में बैंक को थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, तो इसलिए बैंक्स भी ये प्रेफर करते हैं और RBI ये प्रेफर करता है। इसके अलावा यू हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये एक पेपर है, इस पे मैंने लिख दिया बॉन्ड, इस पे मैंने लिख दिया ट्रेजरी बिल। कोई भी पेपर जिस पर या तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, है ना, या फिर मैं आपसे प्रॉमिस करवा रही हूँ कि भाई ये लो, ये पेपर के 100 रुपए के अगेंस्ट ये पेपर लो, दिस इज अ बॉन्ड। अब इसके बदले तुम मुझे 100 रुपए भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब अगर बॉन्ड का क्या सिचुएशन रहती है कि दिस इज ₹100 बॉन्ड, हुएवर इज परचेजिंग दिस बॉन्ड, है ना, वो ₹100 में ये बॉन्ड खरीद लेगा, तो उसको बाद में ₹100 रिटर्न किए जाएंगे। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट जो है वो इसके ऊपर, बॉन्ड के ऊपर दिया जाएगा। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ओपन मार्केट में डील होते हैं, परचेज एंड सेलिंग होती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि मनी सप्लाई रेगुलेट हो सके, इसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कैसे होता है, अब ध्यान से समझना है इसे। ये प्लेटफॉर्म है जहां पर RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद सकता है या बेच सकता है कमर्शियल बैंक से। ठीक है,
तो लेट्स से आरबीआई ने बाय करी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने बाय करी, ठीक है, ये 100 रुपए का बिल है, ये आरबीआई ने खरीद लिया। तो मुझे एक बात बताओ प्लीज, जब आरबीआई ये खरीदेगा तो क्या होगा, व्हेन इट विल बी परचेजिंग दिस डॉक्यूमेंट या दिस बॉन्ड, तो वो 100 रुपए बैंक को देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास पड़ी है ना, कमर्शियल बैंक्स के पास। तो आरबीआई ने वो सिक्योरिटीज खरीद ली, इसका मतलब कि अब ये पेपर इनके पास आ गया, लेकिन जो पैसा था इसके अगेंस्ट वो उन्होंने बैंक में इंड्यूस कर दिया, तो लिक्विडिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। सो वेन एवर ओएमओ परचेज हैपन्स इट इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इन द मार्केट। यही इसका उल्टा, अगर आरबीआई इस चीज को सेल करेगा, बॉन्ड्स को सेल करेगा, तो क्या मतलब है कि उसने ये पेपर जो है वो बैंक को दे दिया कि भाई ये लो तुम खरीद लो, और बैंक ने उसके बदले कैश जो है या पैसा जो है वो आरबीआई को दे दिया। अब आरबीआई के पास एक्सेस लिक्विडिटी हो गई, जो फालतू में पैसा इकोनॉमी में घूम रहा था, जो आरबीआई चाहता था ना घूमे, अब वो आरबीआई के पास दोबारा आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ओएमओ, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अलावा एक छोटी सी चीज है ये मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम। जब भी फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज होते हैं, ठीक है, फॉरेन की कोई डील हुई, कोई डिफेंस डील हुई, कुछ हुई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फॉरेन का पैसा इंडिया में आ रहा है, इस केस में अगर हम डायरेक्टली इस चीज को इकोनॉमी में इंड्यूस कर देंगे तो इन्फ्लेशन एकदम स्काई रॉकेट कर जाएगी, एंड वी डोंट वांट दैट। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द लार्ज फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, आरबीआई जो है ये एब्जॉर्ब, ये इशू करता है ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज ऑक्शंस के थ्रू, ठीक है, ताकि एक्सेस रुपी जो है वो एब्जॉर्ब हो सके इकोनॉमी से। तो ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज एंड ऑक्शंस जो है वो इशू कर दिए, और जो भी इनसे पैसा आया वो सेपरेट अकाउंट में रखा, गवर्नमेंट के यूज के लिए या नॉर्मल यूज के लिए नहीं रखा। इससे क्या हुआ, एक ये जो फंड है ये एक अलग जगह पर पार्क हो गए, ठीक है। सो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म स्टेरिलाइजेशन, ताकि लंबे समय के लिए मार्केट में बहुत मेजर फ्लक्चुएशंस ना आए, और ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल जो है ये इंश्योर करती है। सो मार्केट को स्टेबलाइज करने की स्कीम है ये। तो ये अभी तक हमने बात करी क्वांटिटेटिव टूल्स की। नाउ यू हैव क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव, इसमें आ जाता है क्रेडिट राशनिंग, यानी कि मैक्सिमम क्रेडिट एक पर्टिकुलर सेक्टर को कितना दे सकते हो, उस पर आपने एक लिमिट लगा दी कि 10% से ज्यादा इस सेक्टर को देना ही नहीं है ना। तो आपने क्या किया, फंड्स वहां पर रोक लिए, वहां पर अब लिक्विडिटी नहीं जाएगी। सो क्रेडिट राशनिंग इज वन थिंग। लोन टू वैल्यू रेशो, मतलब कि अगर मेरे पास 100 रुपए का गोल्ड है, मैं गई लोन लेने, आपने कहा कि मैम ये लो 70 रुपए, तो मैंने कहा क्यों भाई 70 रुपए क्यों, 100 का गोल्ड है, आपने कहा नहीं मैम ये मेरी लोन टू वैल्यू रेशो है। यानी कि लोन जो है, एसेट अगर 100 रुपीज का है या, तो उसके अगेंस्ट जो लोन है वो सिर्फ 70% मिलेगा, ठीक है। तो इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम लोन अमाउंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इस चीज को बढ़ाकर या घटाकर भी मनी सप्लाई का जो कंट्रोल है आरबीआई करती है, बट दिस इज इनडायरेक्ट इन नेचर, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्वालिटेटिव बोला गया है, इसमें कोई डायरेक्ट लिमिट या ऐसे नहीं हम करें, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। मॉरल सुएजन, प्यार से रिक्वेस्ट करके बैंक को समझाना कि भाई जो प्रैक्टिसेस हम तुम्हें बोल रहे हैं करने के लिए तुम वही वाली इंश्योर करो, उसके उस एम्बिट के बाहर मत जाओ, है ना। बैंक्स को अर्ज करना कि फॉर एग्जांपल कि स्पेक्युलेटिव सेक्टर्स में पैसे मत इंड्यूस करो, लोन्स मत दो। सो दैट इज व्हाट इट इज। डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक सीधी सादी बात आरबीआई की नहीं मान रहा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाना या थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाना या लीगली इन्फोर्सिबल चीजें करना। तो ये 4 इनडायरेक्ट तरीके हैं जिससे कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो अब मुझे फटाफट से बता दीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, डज इट? नो, इट इज कैरिड आउट बाय आरबीआई। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है। The primary target of monetary policy is inflation targeting. Yes, absolutely. Loan to value ratio is a quantitative tool. No, it is a qualitative tool. तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, 1 and 3, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। Then you have, which among the following steps are to be taken by RBI during inflation? रेपोज को रिड्यूस करना, बैंक रेट को इंक्रीज करना और एमएसएफ को इंक्रीज करना। तो अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो क्या चाहती है आरबीआई, कि मनी का फ्लो जो है वो कम हो। मनी का फ्लो कम कैसे होगा, जब आप इन रेट्स को इंक्रीज करोगे। तो 2 and 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, व्हेन यू विल इंक्रीज द बैंक रेट एंड एमएसएफ।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जैप के लिए, तो आप edutap.in पर आकर जैप के कोर्सेज में जब स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, तो 60 लाइव क्लासेस में लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू हम सब कुछ कवर कराएंगे। 4 कंपोनेंट्स, 15 क्लासेस पर कंपोनेंट हम टारगेट करेंगे, ठीक है। 2 आवर्स की क्लासेस होंगी, और अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग शेड्यूल टाइमिंग्स और कुछ भी अगर देखना है तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो आप। इसके अलावा कॉन्सेप्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू सब कुछ देखना है, देन मास्टर कोर्स इज समथिंग यू कैन एनरोल इन। यहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस जो 10 से 15 मिनट के होंगे, छोटे छोटे, आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपके रिविजन के लिए। सो ये चीज़ इंडिविजुअली भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ आईईआईएफएस की तैयारी करनी है, सिर्फ पीपीबी की या एएफएम की, तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज जो है वो खरीद सकते हो। इसके लिए कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो जो भी कूपन कोड यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे यूज़ कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो बाय नाउ पर क्लिक करके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो है नई आपने सीखी। Please do revise this lecture. I would request you all. And in case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. Thank you so much, everyone. Have a good day.